अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है बुरहानुद्दीन ने, और उन्होंने शहर और मुल्क का नाम छुपाने को कहा है। जब मैंने इस कहानी को सुना तो मेरा बुरहानुद्दीन से राब्ता हुआ। कई ऐसे सवालात जो मैं उनसे पूछना चाहता था, वहीं पे मैंने उनसे इजाजत तलब की कि अगर मैं कहानी को इस अंदाज में बयां करूं कि जिन्नात का वो कबीला जो इस कहानी में अपना जिक्र रखता है, अगर मैं उसको वजाहत से पेश कर सकूं, तो उन्होंने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। जिन्नात का कबीला, कबीले का सरदार, रस्मो रिवाज, खाना पीना, बोलना, उठना, सोना, शादी करना, कमाना, क्या इनकी भी अफवाज होती है? क्या इनके यहां भी लड़ने वाले सिपाही जिन्नात होते हैं? ये कई सवालात जो हमेशा इंसानों के दिमाग में उठते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही कबीले की है। उन घने जंगलों में आबाद वो एक बड़ा सा कबीला जिसने इंसानों की नजरों से अपने आप को इस तरह ओझल रखा हुआ था कि इंसान चाह के भी वहां तक ना पहुंच सके। छोटी बड़ी जो वहां पे पहाड़ियां बनी हुई थी, उनको ऊपर से इस अंदाज में काटा गया था, बनाया गया था, या कुदरत ने खुद ही उनको इस अंदाज में बनाया था कि वहां पे बेइंतहा झोंपड़ियां बनी हुई थी। अगर इंसान उन झोंपड़ियों के करीब पहुंच जाए तो यही समझे कि छोटी छोटी झोंपड़ियां हैं, यहां पे कोई मखलूक आबाद होगी। लेकिन हकीकत में वो झोंपड़ियां नहीं होती, उनके छोटे दरवाजे जिनके अंदर से आप दाखिल होते हैं तो वो एक दरवाजा होता है, झोंपड़ी नुमा एक ऐसा दरवाजा जो बज़ाहिर एक छोटी सी झोंपड़ी है, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे से आप अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर एक और दुनिया आपका इस्तकबाल करती है। इतने बड़े बड़े घर और अंदर से ऐसे सजाए गए कि इंसान हैरान और परेशान हो जाए। यह भी एक ऐसा ही कबीला था, और इस कबीले के सरदार का नाम था लुकमान नवाफ। लुकमान नवाफ इस कबीले का सरदार इसलिए बन सका था, जब इंसान कबीलों की सूरत में पहले आबाद था तो वहां पे उसी को ही कबीले का सरदार बनाया जाता था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, ज़हीन होता था, हर तरह की आफत, हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार होता रहता। और आज भी इंसान जब अपनी फौज बनाता है, किसी भी मुल्क की फौज होती है, तो जो उसका सिपा सलार होता है उसका सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होना जरूरी होता है। तभी तो वो सिपा सलार की सीट पे आता है, क्योंकि उसको हराना मुश्किल होता है। तो यही जिन्नात में भी पाया जाता है। लुकमान नवाफ ना सिर्फ इंतहाई ताकतवर था, बल्कि उसने अपने जोरे बाजू से भी मनवाया था कि मैं कितना ताकतवर हूं। और वहीं पे उसने वो अमलियात, जिस तरह इंसान अपने अंदर ताकत पैदा कर लेता है, जादू सीख लेता है, वैसे जिन्नात के कबीले में भी ताकतवर होने के साथ साथ एक द्यो का बच्चा भी द्यो पैदा होगा, सरदार का बच्चा भी सरदार पैदा होगा। और सरदार के कई बच्चे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक द्यो जिन है, उसके यहां 4 बच्चे हुए हैं, तो उन चारों को वक्त के साथ अपने आप को मनवाना होगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, सरदार उसी को नामजद करता है अपने बाद कबीले का सरदार। वहीं पे जिन्नात के कबीलों में कुछ मुकाबले भी कराए जाते हैं। जहानत का मुकाबला, शतरंज का मुकाबला, लड़ाई का मुकाबला। जहां जोरे बाजू का मुकाबला होता है, वहां पे उनके बीच में यह भी एक राउंड होता है कि दोनों आमने सामने मौजूद जो एक मनवाने के लिए खड़े होते हैं, और तमाम इर्द गिर्द जिन्नात मौजूद होते हैं, यह देखने के लिए कि आज कौन है जिसके सर पे बादशाहत का ताज पहनाया जाएगा, कबीले का सरदार बनेगा। तो वहीं वो अपने जादू से, जो उनके अंदर एक ताकत आ चुकी होती है, वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ
जहानत नहीं, सिर्फ जादू नहीं, जोरे बाजू को भी आजमाया जाता है। वहीं उनके हाथों में तलवारें दे के उनको लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। और जो फतह हासिल करता है, फातेह होता है, वो सरदार नामजद किया जाता है। सरदार की मौजूदगी में जिसको सरदार नामजद कर दिया जाए, तो सरदार अगर ना रहे तो वही खुद ब खुद सरदार होता है। लुकमान नवाफ इस कबीले का सरदार था और उसकी बीवी का नाम था हाना। हाना इंतहा की बला की खूबसूरत थी, लेकिन वो भी एक कबीले के सरदार की बेटी थी। हमेशा द्यो से मुराद एक ऐसा जिन होता है जो हर लिहाज से बाकी तमाम जिन्नात से ताकत में ज्यादा होता है। अगर वो अपने असली कदो कामत में सामने खड़ा हो तो उसका कद इतना ऊंचा बड़ा होता है कि पांव जमीन को छू रहे होते हैं और आप उसके सर को देखने के लिए आसमान की तरफ गर्दन घुमा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आसमान के अंदर कहीं गायब हो गया है। वो इतना ऊंचा होता है कि आप उसके पांव और नीचे वाला धड़ तो देख सकते हैं, लेकिन ऊपर फैला हुआ बाकी जिस्म आसमान के भी अंदर चला जाता है। और वही देव अपनी जिसामत को जब छोटा करता है तो 15-20 फुट का भी बन जाता है। उससे भी छोटा करना चाहे तो उसके पास इस तरह की ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जिस तरह चाहे बड़ा और छोटा कर ले। सिर्फ जिस्म की ताकत उसके पास नहीं होती, उसके बाजू में भी इतनी ताकत होती है कि किसी पहाड़ की चोटी को धक्का दे तो रेजा रेजा कर दे, इंसान को अपनी उंगली से मसल दे। इस तरह की कई उसमें ताकत होती हैं। और जब जिन्नात कहीं पे अपना कबीला आबाद करते हैं तो वहां पे जितने भी जिन्नात होते हैं वो इसलिए अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं क्योंकि वहीं सरदार इस बात की जिम्मेदारी ले चुका होता है कि बाहर से कोई भी अगर हमला होगा तो वहीं पे नौजवान जिन्नात की एक फौज को भी खड़ा कर दिया जाता है, जिनको ट्रेंड किया जाता है, जिनको सिखाया जाता है बाकायदा उस हमला आवर फौज से लड़ने के लिए अगर कोई उनके कबीले पे हमला करे तो। ये वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी बदलते रहे हैं। जिन्नात ने इस्लाम भी कबूल किया, उसमें कई जिन्नात के कबीले आज भी ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, उसमें हिंदू कबीले भी हैं, उसमें क्रिश्चियन कबीले भी हैं। तमाम दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जिस मुल्क में ये रहते हैं, ज़्यादातर उसी मुल्क के ये मज़हब को अपनाते हैं और जिस जगह पे ये मौजूद होते हैं वही इलाके की ज़ुबान ही बोलते हैं। किसी ऐसे कंट्री में अगर मौजूद होंगे जहां पे इंग्लिश बोली जाती है तो ये तमाम इंग्लिश में ही बात करेंगे, लेकिन अगर किसी उर्दू ज़ुबान बोलने वाले मुल्क के अंदर ये कबीला पाया जाएगा तो आपसे उर्दू में बात करता हुआ नजर आएगा। बाज़-औक़ात इंसानों के अंदर भी आपने देखा होगा कि किसी के अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है तो वो इंसान एक ऐसी ज़ुबान को बोलना शुरू कर देता है जो उससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होती। तो उसके अंदर असल में एक ऐसा जिन हावी हो चुका होता है जो किसी और जगह से उड़ता हुआ वहां पे पहुंचता है और उसके वजूद के अंदर चला जाता है, जो अपनी ज़ुबान को बोलता है। तो सुनने वाले कहते हैं हम नावाकिफ़ हैं इस ज़ुबान से, हम पहले कभी भी इस ज़ुबान को नहीं सुन सके। तो वहीं पे लुकमान नवाफ, अब उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन वो बहुत दुखी था। एक सरदार था, उसकी बीवी हाना भी एक सरदारनी थी। उनकी धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद सरदार की ख्वाहिश थी कि उसके यहां औलाद हो, लेकिन उसके यहां औलाद नहीं हुई। तो वहीं पे ही सरदार बनने से पहले उसका जो चचाजाद था, उसका बेटा, जिसको उन दोनों मियां बीवी ने गोद ले लिया, बाहा। क्योंकि हाना औलाद ना होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी और सरदार को इस बात का अंदाजा हो चुका था। तभी उसने अपने भाई के यहां जब बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने भाई से अपनी परेशानी का जिक्र किया
भाई ने अपना वो बेटा जो इस दुनिया में आ चुका था फौरी तौर पे सरदार के यहां इस अंदाज में पेश किया कि आप मेरे भाई हैं, ये आज से आपका हुआ, आप इसको पालिए। अब हाना के हर एक बच्चा आ चुका था, एक ऐसा खिलौना जिस तरह हर औरत की ख्वाहिश होती है, वैसे उस जिन्नात की सरदारनी के यहां भी एक बच्चा आते ही वो इस तरह बच्चे में मगन हो गई कि दिन रात बच्चे का ख्याल रखने लगी, उसको इस औलाद समझ के कि उसकी अपनी औलाद है इस अंदाज में उसकी परवरिश करने लगी। हाना बहुत खुश थी और वहीं पे बाहा जब बड़ा हुआ तो उसको अंदाजा हुआ, इस बात का भी एहसास हो गया कि वो सरदार की औलाद नहीं है, उसको पाला गया है। लेकिन वो खुश इसलिए था, अब उसी ने ही कबीले का सरदार बनना था। और जो कबीले का सरदार बनता है उसको पहले बाकायदा इंसान जिस तरह पहले बादशाह होते थे अपनी नस्ल को हथियारों से लैस करके उनको लड़ना सिखाते थे, उसी तरह उसको भी एक ऐसा बहादुर सिपाही बनाया गया जो लड़ने में महारत रखता हो। बचपन से ही उसकी तरबियत की गई और जब वो बड़ा हुआ, अब वो 12 साल का हो चुका था और इस बात का उसको बहुत अच्छी तरीके अंदाजा था कि वही अब बादशाह के बाद सरदार बनेगा। वहां जितने भी खजाने होते, जितने भी हीरे जवाहरात, वो सब के सब सरदार की मिल्कियत होते और सरदार उस हीरे जवाहरात सोना और इस तरह की जितनी भी चीजें होती उनको इस्तेमाल किस तरह करते कि वहां कभी कोई इस अंदाज में कोई शादी, कोई खुशी, कोई गमी कुछ होता तो बहुत ज्यादा पैसे देकर वो इंसानों के पास भेजते। जिन्नात इंसान का रूप धार के इंसानों के पास जाते और कई सामान खरीद कर आते। स्पेशली आज के दौर में भी कई जगह ऐसी मशहूर हैं जहां पे जिन्नात बेइंतहा रात को मिठाई लेते हुए पाए गए। दुकान के मालिक कहते हैं कि जब वो आए और उन्हें जिस तरह हमें पैसे दिए और जितनी ज्यादा मिठाई ली तो हम यही समझते कि इनका कोई फंक्शन होगा, लेकिन बाद में एहसास हो जाता था कि नहीं, ये कोई और मखलूक थी जिसने इंसान का रूप धार रखा था। 12 साल बाद सरदार के यहां एक खुशखबरी आई। सरदारनी हाना ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूं, मैं मां बनने वाली हूं। सरदार इस खुशखबरी पे बेइंतहा खुश हुआ और वहीं उनके यहां एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मरवान रखा गया। आज पूरा कबीला बेइंतहा खुश था, सरदार के यहां औलाद पैदा हुई थी। सरदार सबसे ज्यादा खुश था और हाना भी खुश थी, उसका अपना लख्ते जिगर पैदा हुआ था। यकीनन सी बात है, अगर कोई खुश नहीं था तो वो सिर्फ और सिर्फ बाहा था, जो ये जान चुका था कि इस बच्चे के इस दुनिया में आने से जो मेरे सरदार बनने के चांस थे वो कम हो गए, क्योंकि अब तो बादशाह का अपना बच्चा हो गया, अब मुझे क्यों वो बादशाह बनाएंगे। लेकिन मां ने उसका प्यार, उसकी रिस्पेक्ट, उसका एहतराम बाहा का उसी तरह कायम व दायम रखा। बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बच्चे के पैदा होने से ये बच्चा जिसको मैंने पाला है इसके प्यार मोहब्बत में या इज्जत में कोई कमी आई है, लेकिन वो तो अंदर से तड़प उठा था। आज पूरा कबीला जश्न मना रहा था, खुशियां मना रहा था उस बच्चे के आने की वजह से। वहां पे इंसानों के अंदर से मिठाइयां खरीदी गईं, जिन्नात ने खुद भी मिठाइयां बनाई। जिस तरह इंसान अपने खाने पीने के लिए मुख्तलिफ चीजें उगाते हैं, इसी तरह जिन्नात भी जिन आबादियों में आबाद होते हैं, जंगलों में, वीरानों में, जिन जगहों पे एक कबीला सिस्टम होता है, तो वो भी अपने लिए उसी तरह की बहुत सारी चीजें उस जमीन से उगाते हैं। फर्क सिर्फ ये है, इंसान नजर आता है, जिन्नात नजर नहीं आते, बल्कि कदो कामत जिसामत दोनों की सेम होती है, शक्ल सिवाय मुख्तलिफ होती है। इंसान एक जैसा नाक, कान,
आंखें, होंठ, पूरा चेहरा मिलता जुलता होता है थोड़ी सी तब्दीली के साथ, लेकिन उनके चेहरे टोटली मुख्तलिफ होते हैं। बाकी पूरा वजूद एक इंसान की तरह होता है। अब जिस तरह शहर में रहने वाले लोग अनाज नहीं उगाते, मुख्तलिफ काम करते हैं, उसके बदले उनको उजरत मिलती है, पैसा मिलता है। देहात में रहने वाले सब्जियां, मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं। इसी तरह जिन्नात के कबीले भी जो ऐसी जगहों पे आबाद होते हैं तो वो वहां पे ज़मीन से मुख्तलिफ अनाज पैदा करते हैं, और जो दूसरी जगहों पे होते हैं वो इसी तरह इंसानी सिस्टम की तरह पैसा जमा करते हैं। एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, सब बहुत खुश थे सिवाय बाहा के। बाहा फैसला कर चुका था कि थोड़ा सा इसको मौका मिले तो वो इसको खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी राह का एक बहुत बड़ा दुश्मन आ गया था। उसकी सरदार बनने की बिल्कुल राह हमवार थी और मरवान ने पैदा होकर उसको अंदर ही अंदर कुढ़ने पर मजबूर कर दिया था। वो हर वक्त मौके की तलाश में था, लेकिन मां जिसने बाहा को पाला था वो अब अपने मरवान को भी उसी तरह प्यार से पाल रही थी जैसे बाहा की परवरिश हुई थी। वो उसको अपनी आंखों से हिलने न तक न देती, यहां तक कि जब रात को सरदार और उसकी बीवी सोते तो बच्चे का इस तरह एहतमाम करके सोते। अकलौता जो था, यूं मरवान का बेइंतहा ख्याल रखा गया और कोशिश के बावजूद बाहा उसको नुकसान ना पहुंचा सका। यहां तक कि मरवान उसी तरह हथियारों को लड़ना सिपाहियों की तरह, सिपा सलार की तरह मुकाबला करना उसको सिखाया जाने लगा। वो बहुत ज़हीन हुआ था, और हैरत की बात यह थी बाहा उसके मुकाबले में बहुत ही बदसूरत था, लेकिन मरवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मरवान कई दफा अपने वालिदैन से सवाल पूछता कि बाबा, ये जो हम मुसलमान हैं और हम ये कुरान पढ़ते हैं, और अब तो हमारे कई जिन्नात ऐसे हैं जो हाफिज कुरान हैं, बच्चों को कुरान की तरबियत देते हैं, लेकिन हमने कहां से सीखा ये? और इस मासूम सवाल पे सरदार ने मरवान को जवाब दिया, ये हमने इंसानों से सीखा है। अब तो जिन्नात खुद बहुत ज्यादा सीख चुके हैं, लेकिन आज भी जिन्नात के कई कबीले ऐसे हैं जो जंगलों में आबाद हैं, किसी मजहब से भी उनका ताल्लुक नहीं है। किसी मजहब से ताल्लुक ना होने की वजह से रस्मो रिवाज, तौर तरीके उनके बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। जिस तरह यहां पे मरवान को बताते हुए बाप ने बताया, एक कानून लागू है, यहां पे एक सिस्टम बनाया गया है कि इस जुर्म की ये सजा है, ये गलती करने पे ये सजा मिलेगी। और जिस तरह शादी का सिस्टम है, बिल्कुल जैसे इंसान एक दूसरे को पसंद करते हैं, रिश्ते तय होते हैं, तो ऐसे जिन्नात में भी बाकायदा एक दूसरे को पसंद करने के बाद उनके बुजुर्ग, उनके वालिदैन रिश्ते जाकर तय करते हैं और उसके बाद रिश्ता होता है। लेकिन कोई अगर जिन इंसान से जाके मोहब्बत करना शुरू कर दे और इंसान की दुनिया में वहीं जाए, उससे मिले और उसको अपनी दुनिया में लेके आए, तो ये जुर्म कहलाता है। आपने कानून को तोड़ा है, आपका इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसलिए तो खंडरात में, जंगलात में और ऐसी वीरान जगहों पे रहते हैं जहां इंसान ना हो। कुछ कबीले वक्त के साथ ऐसे मॉडर्न भी हो गए हैं जो इंसानी आबादी में मुसलसल रहते हैं, तो इसलिए उनका हर वक्त इंसानों से पाला पड़ता रहता है। लेकिन लुकमान बवाफ का कबीला क्योंकि एक जंगल में आबाद था, इसलिए उनका इंसानों से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन उसने अपने बेटे मरवान को बताया कि हमारे आबाओ अजदाद जब कुरान को पढ़ना नहीं जानते थे तो उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज साहब के पास दुनिया पे भेजा था, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो सरदारों के बच्चे थे। तमाम जिन्नात रूप धारते हैं और वो बच्चे छोटे छोटे बच्चों का रूप धार कर मौलवी साहब के पास पहुंच जाते। मौलवी साहब उनको कुरान मजीद की तालीम देते और जब बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज कर लेते तो जाते वक्त वो अपने असातिज़ा को बताते,
मिठाई लेकर जाते, उनके लिए इनाम और इकराम लेकर जाते, तो असातिज़ा परेशान हो जाते। ये तो बहुत ज़्यादा है। वो तब बताते कि हम इंसानों की दुनिया से नहीं थे, एक और दुनिया से आए थे, कुरान पढ़ चुके, अब वापस जा रहे हैं। और कुछ असातिज़ा ऐसे अल्लाह के नेक होते थे कि जब वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो खुद ब खुद असातिज़ा को पता लग जाता था कि बाकी तो सारे इंसान के बच्चे हैं, ये बच्चा या ये दो बच्चे जो हैं ये किसी और दुनिया से आए हैं। तो मरवान ने अपने बाप से पूछा, तो जब इंसान को पता लग जाता था ये किसी और दुनिया से आए हुए बच्चे हैं, इंसान के बच्चे नहीं हैं, तो क्या वो उनसे कोई फायदा उठाते या उनको नुकसान पहुंचाते? तो बाप ने कहा, नहीं, जो अल्लाह के वली होते, अल्लाह के नेक बुजुर्ग होते, वो उनसे कोई भी फायदा ना पहुंचाते, कोई ना उनको नुकसान पहुंचाते, ना ही उनसे कोई फायदा लेते। लेकिन उनमें जो ऐसे होते, जो लालची तबीयत के होते, वो यकीनन सी बात है उनसे फरमाइश करते दुनियावी चीजों की। बच्चे अपने वालिदैन से जिक्र करते और वालिदैन देखते कि अगर हम उनकी उस ख्वाहिश को पूरा कर दें जिससे हम कानून भी ना तोड़ें, क्योंकि जिन्नात को भी इंसान की अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो अपने कानून को देखते हुए कि जिस कबीले में वो रहता है, अगर वो उसका कानून तोड़कर फरमाइश पूरी कर रहा है तो वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। लेकिन अगर कानून उसको इजाज़त देता है तो वो उसकी मदद कर देते थे। उसने पूछा, बाबा ये कानून कौन बनाता है? उसने कहा, इंसानों में तो कानून एक और चीज का नाम है, लेकिन हम जिन्नात में जो कानून होता है वो रिवायात होती हैं, वो तौर तरीके होते हैं, वो असूल मुरत्तब किए जाते हैं जिन पे तमाम जिन्नात को बता दिया जाता है ये हद बंदी है, इससे आगे कोई भी काम किया जाएगा तो नुकसान उठाओगे, सजा मिलेगी। ये हमारा कानून है। मुख्तलिफ कबीले अपना अपना कानून बनाते हैं। ये कानून लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन सबको पता होता है। बचपन से ही तमाम इंसानों के दिमाग में इस कानून को डाल दिया जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हर इलाके के अंदर जहां पे मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं उनका कल्चर भी मुख्तलिफ होता है। अब यूरोप में का कल्चर है लड़की और लड़का बचपन से ही दोस्त, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, कोई भी एक मुमानियत नहीं है। लेकिन दूसरे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे लड़की को बाकायदा बुर्का पहनाया जाता है, बचपन से ही उसको सिखाया जाता है कि उसने अपने चेहरे को हमेशा छुपा कर रखना है, और जब उसके वालिदैन उसको जवान पाएंगे तो उसी लम्हे उसकी शादी करके उसको शौहर के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। उससे पहले अगर वो किसी शौहर से दोस्ती भी करेगी तो ये कानून को तोड़ना होगा। ऐसे कबीले मुख्तलिफ अपने अपने रिवायात, कल्चर, तहजीब के हवाले से कानून बनाते हैं। अब वो ऐसी कई सवाल पूछता जिससे उसका बाप खुश होता कि मेरा बेटा बचपन से ही जहां समझदार है, ज़हीन है, लड़ने के लिए जब उसको सिपह सालार के पास भेजा जाता तो ऐसी महारत से लड़ता कि वालिद खुश हो जाता। जहां ये एक सारा कबीले का सिस्टम था, वहीं इंसान की दुनिया में भी एक घर, और उस शख्स का नाम था सुल्तान अहमद। एक बहुत बड़ी हवेली शहर के अंदर बनाई गई। पुराने तौर की तर्ज की हवेली तो नहीं थी, मॉडर्न किस्म का घर बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ तब्दीलियां इस तरह की गई थी जैसे हवेली के अंदर होती थी। यानी कुछ कमरे इस तरह के बनाए गए थे जिन पे नीचे बैठने का भी एहतमाम किया गया था, और बाकी कमरों में उसी तरह ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल, सब कुछ मॉडर्न था। सुल्तान अहमद अपने शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तमाम बिजनेस कम्युनिटी में उसका काफी नाम था, मिलना मिलाना था। वो और उसकी बीवी शमसा सुल्तान दोनों ही हमेशा इस अंदाज में लिबास ज़ेब तन करके रखते कि देखने वाले उनको कहते कि खुदा ने अगर इनको दौलत दी है तो उनका चलना फिरना, उठना बैठना एक बिल्कुल नवाबों की तरह था। शमसा सुल्तान हर वक्त अपने जिस्म को महंगी तरीन ज्वेलरी से आरास्ता रखती। उसके हाथों में महंगे तरीन कंगन होते, गले में महंगी तरीन जेवरात होते, और वो एक महंगे तरीन लिबास ज़ेब तन करके रखती। उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। उन दोनों मियां बीवी को सबसे ज्यादा जिस चीज का
हर वक्त फिक्र रहती थी वो इनका स्टेटस था। बस वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी कहीं कभी कोई बेइज्जती ना हो जाए। माशरे में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी नाक कटे। बेटा भी बिल्कुल अपने बाप की तरह सख्त मिजाज, लेकिन ऐसी महफिलों में, जो अमीरों की महफिलें होती जहां पे कह के गूंजते, एक खास किस्म का एहतमाम किया जाता, अमीर जिस तरह करते हैं, तो वो भी ऐसी महफिलों में खुश होता। लेकिन वहीं जहां उनके यहां एक बेटी पैदा हुई, फौजिया सुल्तान, मां बाप और अपने भाई से बिल्कुल डिफरेंट। सुल्तान अहमद चैरिटी तो करता था, लेकिन वो दिखावे के लिए करता था, ताकि लोग उसके बारे में ये ना कहें कि उसने चैरिटी नहीं की। उसका मकसद कतन इंसानियत की खिदमत करना नहीं होता था, दिखाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए कि मैं रिच हूं तो मैं गरीबों को भी देता हूं। और यही हाल उसकी बीवी का था और यही हाल उसके बेटे का। लेकिन फौजिया उन सब से बहुत मुख्तलिफ थी। वो इंसानों से प्यार करने वाली, घर के माहौल में उसको उसी तरह सख्त बनाया गया था, लेकिन वो एक डिफरेंट शख्सियत की मालिक थी। जहां खुदा ने उसको बेइंतहा हुस्न दिया था, बेइंतहा खूबसूरती दी थी, वहीं पे एक ऐसा नर्म दिल भी दिया था जो लोगों की मोहब्बत के लिए हर वक्त धड़कता रहता। वो सबकी बेइंतहा मदद करने को तैयार होती। वहीं पे जब वो कॉलेज लाइफ में पहुंची तो आपको अपने हुस्न का उसको बेइंतहा अंदाजा था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। लेकिन घर के अंदर सिर्फ एक, बचपन से जिसने उनको पाला था, वो मां नहीं थी। मां के पास तो टाइम ही नहीं होता था। बाप बिजनेसमैन, वैसे ही बिजी, और भाई तो वैसे ही हर वक्त बिजी रहता। तो एक घर में आया थी जो पूरे घर को संभालती थी। नौकर चाकर से तो घर भरा हुआ था, लेकिन वो आया उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो उनसे ही बहुत ज्यादा मानूस थी। यहां फर्जी नाम उन्होंने कहा है रजिया। रजिया फौजिया को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती, जानती थी कि मैं घर की एक हेड नौकरानी हूं, साहब और बेगम साहबा मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये जो बच्ची है फौजिया, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती। बचपन में मां बाप के पास तो टाइम ही नहीं था। रजिया को ही कहा गया था कि वो फौजिया का ख्याल रखे, तो वो ज्यादा ख्याल रखते रखते बिल्कुल उसकी मां बन बैठी थी। मां की तरह उसका ख्याल करती और वो भी अपने दिल का हाल हर बात रजिया को बताती। एक छुट्टी वाला दिन ऐसा होता था जिस दिन मां बाप और भाई घर में मौजूद होते और वो भी उनके साथ बैठकर खाना खाती, वरना उसको पता ही नहीं होता था वो कब आए, कब खाना खाया नहीं खाया। वो रजिया उसको खाना खिला देती। अब वो कॉलेज में पढ़ रही थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसको डर नहीं लगता था। एक ऐसी बहादुर लड़की थी कि कोई भी डरावनी बात होती तो वो कहती मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरे सामने कभी कोई चीज आ गई मैंने तो डरना भी नहीं है। और वो वाकई बहादुर थी। उसकी सहेलियां उसको कहती कि भाई तू वाकई बहुत बहादुर है। उन्हीं दिनों में उसको पता लगा कि एक ऐसा दरख्त भी है जो बिल्कुल उसके घर के पास है। उसकी सहेली ने उसे कहा कि सुना है तुम्हारे घर के पास ये एक पुराना सा छोटा सा जंगल सा बना हुआ है, वहीं पे काफी बड़ा घना सा दरख्त है, वो बहुत भारी है, वहां पे जिन्नात का बसेरा है। वो कहका लगाकर हंस पड़ी कि ये क्या मजाक कर रही हो। आज के दौर में भी जिन्नात, मैं नहीं जानती जिन्नात को क्योंकि मेरा कभी पाला नहीं पड़ा, अगर हैं भी सही तो मैं इतना समझती हूं इंसानी आबादी से बहुत दूर, मैंने तो कभी नहीं देखा। वैसे मैं चाहती हूं जिन कभी मेरे सामने आए वो ऐसी बातें करती और मजाक उड़ाती। उसकी दोस्त उससे कहती इनका मजाक मत उड़ाया करो, और वो हमेशा ही मजाक उड़ाती। ऐसे ही एक दिन आमना ने जब उस दरख्त के बारे में उसे बताया कि फौजिया तुम्हारे घर के पास ही एक सुना है इस तरह, मेरे कजन एक दिन बता रहे थे, मैंने सुना कि वहां पे कोई डरा है बहुत ज्यादा।
रात के टाइम वहां से गुजरा है तो वहां पे उसने एक दरख्त देखा है और उस दरख्त के साथ उसने देखा है कि बाकायदा एक रोशनी सी जल रही थी। वो रोशनी जलती जलती दरख्त के ऊपर चली गई और वो खड़ा देख ही रहा था कि ऐसा लगा दरख्त को आग लग गई है। तो वो डर के भागा। अगले दिन आकर देखा तो दरख्त को कोई भी आग नहीं लगी थी। उसने कहा, यार आमना, ये कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इंसानों ने इस तरह की बातें फैला रखी हैं। उसने कहा, मेरे कजन यही तो देखने के लिए गए थे, मेरा कजन डरता नहीं है। आमना बोली, वो बहुत बहादुर है यार, उसको भी किसी ने कहा था तो उसने मजाक उड़ाया था। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। एक बंदे ने उसको बताया था कि वो एक रात के टाइम वहां से उस दरख्त के नीचे पेशाब कर रहा था तो किसी चीज ने उसको उठा के इतनी जोर से पटका कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा और इतने जोर से कि उसको गिराया गया था, वो बेहोश हो गया और वो रात सारी वहां पे बेहोश पड़ा रहा। सुबह लोगों ने उसको देखा, तब तक वो बेहोश था। उसको उठा कर ले गए और उसको जब होश आया तो उसको बुखार हो गया था। वो बहुत शदीद डरा हुआ था। उसने बताया कि कोई भी नहीं था और मुझे किसी चीज ने उठाकर फेंका है। फौजिया बोली, यार इंसान ना जब ऐसी जगहों पे जाता है ना, उसको वैसे ही खौफ सा आ जाता है। उसको लगता है किसी चीज ने फेंका है, वो खुद गिर गया होगा और इतना खौफ उसके अंदर होगा कि वो इस तरह जस्टिफिकेशन देने लगी। लेकिन आमना फट से बोली, अरे भाई, उससे पहले एक और वाकया भी सुन लो। उससे पहले एक और बंदे ने वहां पे देखा था कि उस दरख्त के ऊपर कोई उल्टा लटका हुआ था, उसकी गर्दन कटी हुई थी। ऐसे था जैसे किसी ने किसी की गर्दन काट के उसके पांव को दरख्त के साथ बांध दिया हो और वो नीचे उल्टा लटका हो। उसकी कटी हुई गर्दन से खून निकल रहा था लेकिन नीचे गर्दन नहीं पड़ी थी। वो शख्स वहां से चलता हुआ आया, उसने देखा ये क्या है। जब वो करीब गया तो क्या देखता है, कटी हुई गर्दन से ऐसी गर्दन काटी गई जैसे अभी अभी किसी ने गर्दन काटी हो। इतनी तेजी से उस उल्टे लटके हुए शख्स की उस कटी हुई गर्दन से खून बह रहा था कि उस बंदे को जैसे उसने देखा वो जोर से चीखें मारता हुआ वहां से भागा और वो पागलों की तरफ भाग रहा था। उसको आगे लोगों ने पकड़ लिया और उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने चीखते हुए बताया कि ऐसा ऐसा है। लोग उसको पकड़ कर लेकर आए, आकर देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। ऐसी कई बातें हैं, तुम तो मानती नहीं हो। मेरे कजन ने भी यही सुन के कहा था मैं भी जाके देख के आता हूं। फौजिया ने कहा, अच्छा मुझे बताना कहां है, हम दोनों चलेंगे। आमना बोली, यार तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है, हम क्यों जाएंगे। अरे यार वो तो रात को गए थे ना, तुझे दिन को किस चीज का डर है, दिन को तो हम जा सकते हैं। आमना बोली, ना बाबा मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। आखिर उसने अपनी दोस्त को मना ही लिया। वही तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उस कॉलेज के अंदर जिसके साथ उसकी बनती थी। बाकी सबके साथ उसकी दोस्ती थी लेकिन सबसे गहरी दोस्ती उसकी आमना के साथ थी। यूं उस दिन वो दोनों कॉलेज से निकल आई। वो चाहती थी छुट्टी से पहले पहले ही वो उस दरख्त को देख सके और आखिर उस जगह को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उसने जिम्मे लगाया था वो अपने कजन से उस दरख्त के बारे में पूछे। आमना ने सारी तफसील पूछ के उसको बता दी थी। उस दिन उस जगह को ढूंढते ढूंढते वो एक दरख्त के बिल्कुल करीब पहुंच गए। क्या देखते हैं, एक सामने बहुत घना सा दरख्त है। जैसे निशानियां बताई गई थी वो बिल्कुल वैसा था। उसका तना नीचे से बहुत बड़ा था। इतना बड़ा दरख्त बहुत कम नजर आता है। उसी लम्हे आमना तो पीछे रुक गई। फौजिया ने कहा, मैं करीब जाके देखती हूं। उसने कहा, यार देख तो लिया, अब क्या देखना। उसने कहा, आमना दिन का टाइम है यार, कौन है, किस चीज से डर रही है, रिलैक्स। वो उस दरख्त के नीचे गई। बिल्कुल एक आम सा दरख्त था, कुछ भी तो ऐसा नहीं था सिवाय इसके कि उसके नीचे वाला हिस्सा जो तना होता है, जमीन के अंदर घुसा हुआ हिस्सा होता है, वो इतना बड़ा था जैसे 4-5 दरख्तों को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो जितने वो मोटे बनेंगे उतना मोटा उसका तना था। और ऊपर से इतना ज्यादा फैला हुआ था, छांव किए हुए था कि उसके नीचे कोई 6-7 चारपाइयां बिछाकर इंसान छांव में सो सकता था। वो उसके खड़े इस तरह उस दरख्त को घूर रही थी और बोल रही थी साइड पे खड़ी आमना से, यार इधर आके देख आमना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तू ऐसे ही डर रही है। तो आमना दूर से बोली, भाई मुझे तो इधर ही रहना है, तू देख, मुझे नहीं आना। तो उसी लम्हे ऊपर से कोई टहनी छोटी सी या लकड़ी कह लीजिए छोटी सी गिरी, टूटी और कटक की आवाज आई जैसे किसी ने कोई टहनी को तोड़ा हो और वो नीचे आकर गिर गई। दूर खड़ी आमना ने उस टहनी के टूटने की आवाज को भी सुना
और गिरने को भी सुना। उसके मुंह से चीख निकल गई। फौजिया डर गई। शायद वो उस चीख की वजह से डर गई, या वो भी उस टहनी की वजह से, कि वो भी जल्दी से भागती हुई आमना के पास आ गई और बोली, क्या हुआ है? आमना बोली, तूने देखा नहीं क्या हुआ है? तू चाहती है अब नुकसान हो? चल चल चलें। वो दोनों जल्दी से वहां से चल पड़ी, क्योंकि आमना इतनी घबरा गई थी, फौजिया रुकना भी नहीं चाहती थी। दोनों अपने अपने घरों को तो चली गईं, लेकिन उस रात फौजिया ने महसूस किया कि जब वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हुई है तो सिर्फ रजिया खाला को इजाजत थी उसके कमरे में आने की, और उसको भी उन्होंने सख्ती से कह दिया था कि मैं अपनी चीजें जैसे रखूं, आपने इनको छेड़ना नहीं है। लेकिन आज कमरे की सेटिंग ही चेंज हुई हुई थी। वो खाला रजिया को आवाजा देना शुरू हो गई और आके पूछा, खाला आपने मेरे कमरे को क्यों सेट कर दिया है? खाला ने तो बिल्कुल सेट ही नहीं किया था। वो तो बेचारी परेशान हो गई, बोली, नहीं मैंने तो सेट नहीं किया। तो उसका पारा हाई हो गया। तो फिर कौन आया है मेरे कमरे में? मैंने सख्ती से मना किया है। पता नहीं मम्मी ने किसी को कह दिया होगा, या मम्मी ना आई हो मेरे कमरे में। हाँ, वो बोली, हाँ हो सकता है तुम्हारी मम्मी आई हो। मम्मी भी ना कई दफा उनको मना किया है मेरे कमरे की चीजों को ना छेड़ा करें। अच्छा ठीक है, आप जाएं। लेकिन उसके बेडरूम के अंदर एक अजीब सी महक आ रही थी। वो हैरान सी हो गई, और उसके बाद अक्सर वो महसूस करने लगी कि उसके कमरे की सेटिंग चेंज होती है। वो 2 दफा खाला को कह चुकी थी, खाला रजिया को, वो भी कह चुकी थी, लेकिन मम्मी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। एक दिन ही तो मुलाकात होती थी, पापा भी बैठे होते थे। वो पापा के सामने लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप कर जाती थी, वरना वो जानती थी कि मम्मी को वो कह सके कि मेरे कमरे की क्यों सेटिंग कर देती हैं आप। और उन्हीं दिनों उसकी बर्थडे आई। उसके वालिद सुल्तान अहमद ने एक शानदार पार्टी का एहतमाम किया। घर के अंदर पार्टी थी, बेहतरीन किस्म की बर्थडे पार्टी थी, और सब ने फौजिया को महंगे तरीन गिफ्ट दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता सब अपने घरों को जा चुके थे। फौजिया ने सारे अपने गिफ्ट खोले। सब गिफ्ट अच्छे थे। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। बस गिफ्ट देखना होता है और फेंक देना होता है। कि वहीं पे जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे लेटने लगी तो उसको तकिया ठीक करते हुए नीचे से एक गिफ्ट पैक अलग से रखा नजर आया है। ये कमरे में कौन रख गया है गिफ्ट? उसने जल्दी से वो गिफ्ट खोला तो हैरान रह गई। एक शीशे के अंदर बंद एक खूबसूरत बहुत बड़ा सा मॉडल बनाया गया था, जैसे किसी घर का, हवेली का मॉडल बनाया जाता है, इंतहाई खूबसूरत नफीस किस्म का। उस शीशे में बंद एक मॉडल था। उसने जैसे ही देखा उसको हैरान रह गई। इतना खूबसूरत गिफ्ट, और उसके अंदर इतना छोटा सा, वो किसी ने इतनी बारीकी से, इतनी मुश्किल से बनवाया होगा उस मॉडल को, जो उस मॉडल को बनवा के फिर शीशे में बंद कर दिया था। जैसे आजकल ताजमहल या खाना काबा की छोटी छोटी खूबसूरत मार्बल की बनवाते हैं, ऐसे ही वो पत्थर का, मार्बल का बना हुआ एक डिजाइन था जो बहुत ही कीमती, नायाब था। उसको देख के वो खुश हो गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। तोहफा कैसा लगा? वो एकदम से चौंक पड़ी और वो गिफ्ट उसके हाथ से बिस्तर पे गिर गया। कौन है कमरे में? वो हकलाई। मैं हूं। मैं सामने तो आ जाऊं, लेकिन आप डर जाएंगी। क्यों डरूंगी? मैं नहीं डरती। उसकी आवाज तो हकला रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि जो भी है उसको पता लगे वो डर गई है। तभी एक कहका सुनाई दिया, आपकी तो आवाज ही हकला रही है। तो उसने अपनी एकदम से, अना थी उसके अंदर, एकदम से अपनी आवाज पे कंट्रोल कहा और कहा, हां ठीक है मेरी आवाज। कौन हो तुम? और मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रही? मैं इसी कमरे में हूं। अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। चंद सेकंड वो खामोश रही और उसके बाद बोली, हां ठीक है, तो मेरे सामने आओ। उसी लम्हे उसने कहा, अब देखिए। उसने इधर उधर देखा, उसको कोई भी नजर ना आया। उसने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं देख पा रही। उसने कहा, अपने सामने शीशे में देखिए। वो अपनी जगह से उठी शीशे में देखने के लिए। जिस जगह पे बैठी थी वहां से बड़ा सा एक शीशा लगा हुआ था दीवार पे।
जो साइड पे था, और जैसे ही वो शीशे के सामने गई, उसको अपने बिल्कुल पीछे एक इंतहाई हसीनो जमील नौजवान, जिसके गाल इंतहाई लाल, ऐसे लाल सुर्ख उसके होंठ, ऐसी खूबसूरत आंखें, इतनी पतली सी नाक, गोरा चिट्टा सा, ऐसे चमकते हुए बाल, इतना हसीनो जमील नौजवान। उससे पहले उसने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत किसी को नहीं देखा था। उसने शीशे में देखा और जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर से उसने शीशे में देखा, वो तो खड़ा था। तो इसका मतलब है वो सिर्फ शीशे में नजर आ रहा था। उसने तीसरी दफा फिर पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। शीशे में देखा तो वो बोल पड़ा, मैं अभी सिर्फ शीशे में नजर आऊंगा। अब फिर से आपसे इजाजत मांगूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके और सामने आ जाऊं। वो तो उसके हुस्न को देख के हैरान रह गई थी और कहा, हाँ हाँ मेरे सामने आओ। और फिर इस दफा जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। कमरे के अंदर एक भीनी भीनी खुशबू फैल गई। उसके वजूद से कोई इत्र लगा रखा था, परफ्यूम लगा रखा था। एक ऐसी जबरदस्त सी खुशबू थी जो उसके सूंघने की उस हिस्स ने जब उस खुशबू को सूंघा तो ऐसी एक दीवानगी सी उस पर छा गई। वो ऐसी जबरदस्त खुशबू थी जो उसके खौफ को खत्म करके उस पर दीवानगी सवार कर रही थी। तुम कौन हो? तो बोला, मेरा नाम मरवान है। मैं इंसान नहीं हूं, एक जिनजादा हूं और काफी टाइम से आपके साथ हूं। आपके कमरे को मैं ही सेट करके जाता था। मुझे अच्छा लगता था आपकी चीजों को ठीक करना। मुझे पता है आपके कमरे में कोई नहीं आ सकता, लेकिन मैं आ जाता था। मैं बंद दरवाजों से भी आ जाता था। यकीन मानिए, जब से आपको देखा है मैं तो दीवाना हो गया हूं। अपना होश गंवा बैठा हूं, होश ही नहीं रहता। आज आपकी सालगिरह है और मैं आपकी सालगिरह का जब तोहफा लेने के लिए आया तो यही सोच के आया था, आज आपके सामने आऊंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और अगर आप इनकार कर देंगी तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। वो कुछ देर सोचती रही और उसके हुस्न में ऐसी खोई हुई थी कि उससे बोली, मुझे नहीं पता कि किसी इंसान की किसी जिन से दोस्ती हो सकती है या नहीं, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। हां, हम दोस्त बन सकते हैं। और यूं ये पहली मुलाकात थी उन दोनों के बीच में कि उनके बीच में एक दोस्ती कायम हुई। अब फौजिया अक्सर तन्हाई में बैठ के मरवान से बातें करती। मरवान उससे बेइंतहा प्यार करता था। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। जहां भी वो अकेली होती वो उसके सामने आ जाता और उसको सिर्फ फौजिया ही देख सकती थी। मरवान को और कोई नहीं देख सकता था। एक दो दफा खाला रजिया ने कमरे में दाखिल होकर उससे पूछा, फौजिया बेटी किससे बातें कर रही थी? उसने कहा, खाला किसी से भी नहीं। अच्छा, फिर मेरे कान बूढ़ी हो गई हो ना, मुझे लगा पता नहीं किससे बात कर रही हो, कि तुम किससे बात कर रही हो या कोई सहेली आई हुई है। मैं अंदर बेटा इसलिए आई थी कि अगर कोई सहेली तुम्हारे साथ आई है तो खाने पीने का पूछ सकूं, क्योंकि तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाज आ रही थी। किसी चीज की जरूरत हो तो बेटा मुझे बता देना। खाला तो बाहर चली गई। जो वहीं खड़ा रहा, गायब नहीं हुआ, क्योंकि जब खाला ने दरवाजा खोला, यह पहली दफा था कि फौजिया मरवान से बातें कर रही थी। मरवान सोफे पे साइड पे बैठा था और वो दोनों बातें कर रहे थे कि एकदम से दरवाजा खुला। और जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने खाला खड़ी थी, खाला रजिया। उसी लम्हे वो परेशान हो गई कि खाला ने तो देख लिया। और खाला ने आते ही जब ये सवाल पूछा कि बेटी किससे बातें कर रही थी, तो वो चौंकी और कहा, किसी से भी नहीं। तो तभी खाला ने कहा, मैं भी तो यही परेशान हुई कि बेटा शायद कोई तुम्हारी दोस्त आई हुई है और मैं तुमसे पूछ आऊं कि कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। और तभी उसने देखा मरवान अभी भी सामने बैठा हुआ है, लेकिन खाला उसको नहीं देख पा रही। वो समझ गई, खाला तो चली गई और वो मुस्कुरा के मरवान से बोली, कितने शरारती हो, तो मेरी खाला को नजर नहीं आ रहे थे? उसने कहा, नहीं, मैं जब चाहूंगा तो नजर आ सकता हूं, वरना मैं आपके अलावा किसी को नजर नहीं आ सकता।
अब उन दोनों के बीच में एक बेहतरीन दोस्ती कायम हो गई थी। वो एक अकेली रहने वाली लड़की जब वो घर आ जाती तो खाला, अब वो बड़ी हो चुकी थी, बेटा कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, खाना पीना ये है वो है, खाला पूछ देती। और वो सारा दिन अकेली गुजारती थी, माँ बाप तो होते नहीं थे, भाई होता नहीं था। अब एक उसकी ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्त आ गया था जिससे वो जी भर के बातें करती, मासूम सी बातें, एक मासूम सी पाकीज़ा सी दोस्ती। वहीं पे एक ऐसा वाकया भी हुआ कि वो वॉक करते हुए काफी दूर निकल गई और उसके साथ साथ मरवान भी चल रहा था। वो जानती थी कि मरवान को उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता। तो अब जब वो देखती आगे पीछे कोई नहीं है, तभी मरवान से बात करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसको इस तरह कोई देख ले कि वो किससे बात कर रही है जो नजर भी नहीं आ रहा। मरवान जब बातें करता था तो उसकी आवाज सिवाय फौजिया के और किसी को नहीं जाती थी, ना ही कोई उसको सुन सकता था, ना ही कोई उसको देख सकता था। वहीं पे चलते चलते अचानक उसकी एक निगाह पड़ी। 4 औबाश से नौजवान जो 2 बाइक पे सवार थे, उन्होंने गली के कोने पे एक लड़की को रोक रखा था और वो यकीनन उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि लड़की इंतहाई खौफजदा थी और एक लड़का उसके दुपट्टे को खींचने की कोशिश कर रहा था और एक लड़का उसके पर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं से खड़े खड़े वो जोर से चिल्लाई, ये रुको। और उन लड़कों ने जब देखा एक पतली सुक्की सी मॉडर्न सी लड़की चलती हुई इस तरफ आ रही है तो उन्होंने कहका लगाया कि लो, एक और शिकार भी चल के हमारे पास आ रहा है। जब वो करीब पहुंची तो उनसे बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को तंग करते हुए? वो बोले, चलो फिर तुम्हें तंग कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जाने दो इसे, शिकार खुद ही चल के हमारे पास आ गया है तो फिर इसकी क्या जरूरत, जाओ। उस लड़की को जैसे कहा वो बेचारी कांपती हुई डरती हुई वहां से भाग गई। तो उनमें से एक लड़का नीचे उतरा और कहा, चल बैठ। तो एकदम वो गुस्से से बोली, कहां बैठूं? बाइक पे बैठ। वो अपने दरमियान में उसको बैठने के लिए कह रहा था, यानी जो एक चला रहा था उसके पीछे वाला उठ गया था और उसको ऑफर कर रहा था कि दरमियान में वो बैठे और उसके पीछे वही लड़का बैठे और उसको वो लेके जाना चाहते थे। तो वो उसी गुस्से से बोली, आखिरी दफा कह रही हूं चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। उसने कहका लगाया और आगे बढ़ते ही उसने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। अभी उसका हाथ उसके बाजू के करीब भी नहीं पहुंचा था कि एकदम से उस पे थप्पड़ों की बारिश हो गई। उसके पूरे वजूद पे, सर पे, गालों पे, कमर पे इतना थप्पड़ पड़ रहे थे कि वो चीखना शुरू हो गया। और उसी वक्त बाकी 3 जो मौजूद थे, 2 एक बाइक पे और एक जहां से वो उतरा था, उनको भी इस तरह थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। और वो खड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि देख रही थी मरवान उन पे थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। उसके हाथ इतने तेजी से चल रहे थे, कभी उन दोनों को पीटता कभी उनको पीटता, कि वो बाइक वहीं छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गए। और जब वो भाग गए तो मरवान उनके पीछे जाने लगा। मरवान का गुस्से से बुरा हाल था, तो बोली, रुक जाओ रुक जाओ, बस इतना काफी है, मैं कह रही हूं ना, मैं कह रही हूं रुक जाओ। तो वो गुस्से से बिखरा हुआ था कि इनकी इतनी जुर्रत कि तुम्हें कोई हाथ लगा सके। वो वापस तो उसके कहने पे आ गया, लेकिन अगर वो ना रोकती तो शायद उनको मार मार के वो अधमुआ कर देता। उसके बाद वो घर चली गई। अब उसकी तालीम मुकम्मल होने वाली थी। वो एक मासूम सी दोस्ती जिसमें मरवान एक हद से आगे कभी नहीं बढ़ा था। मासूम सी बातें होती रहती थी और कुछ भी नहीं था। जस्ट उसने इतना बताया था कि वो जिन्नात के कबीले से है। इस टॉपिक पे वो उससे कोई और बात करना भी नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिन्नात के मुतालिक सुन के डर जाए वो। उसकी वालदा आज घर पर थी। वो अपने कमरे में बैठी थी। वालदा ने आके कहा, फौजिया, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बेटा, और वो तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पापा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम ज़हनी तौर पे उस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मां का हुक्म एक तहकमाना था, जैसे कोई हुक्म देता है, और वो भी जानती थी अगर बाप ने फैसला कर लिया है, बाप जितना अक्खड़ मिजाज है उसमें तो इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो इनकार कर सके।
वो तो पहले से जानती थी, उस घर में उसको ये कायदा पढ़ा दिया गया था, असूल समझा दिया गया था कि जहां माँ बाप चाहेंगे वहीं होगा। वो अमीर जरूर थे लेकिन अनापरस्त लोग थे, और जानती थी कि उसकी शादी उसका बाप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से ही करेगा। उसने कहा ठीक है मामा, जैसे आपकी खुशी। उसने वैसे भी तो अभी तक किसी लड़के को देखा नहीं था। उस शाम जब मरवान उससे मिलने के लिए आया रात के टाइम, तो मरवान से बातों बातों में उसने कहा, मरवान आज मम्मी मेरे पास आई थी, उन्होंने मेरी शादी की बात की है, वो मेरी शादी करने लगे हैं। क्या तुम मेरे से शादी के बाद भी मिलोगे? फिर तो मेरा शौहर देख लेगा, और मेरे शौहर को पता लग गया वो तो बहुत गलत होगा, फिर हम शादी के बाद क्या नहीं मिल सकेंगे? मरवान चुप रहा और चला गया। वो उसको बुलाती रही, क्या हुआ मरवान? लेकिन मरवान वहां से चला गया। अरे भाई, मैंने क्या कह दिया है, किस बात पे नाराज हो गए हो? उधर वालिद ने जब शादी की बात की तो उन्होंने कहा उनका बच्चा बाहर जाना चाहता है, तो उससे पहले ख्वाहिश है कि पहले शादी कर दी जाए, उसके बाद वो अपनी बीवी को भी लेकर बाहर जाएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर देर कैसी, जल्द ही शादी कर लेते हैं। शादी की तारीख तय कर दी गई। वो रोज मरवान का इंतजार करती, लेकिन मरवान नाराज हो गया था। क्या हो गया था? आ ही नहीं रहा था। यहां तक कि रस्में होना शुरू हो गई। अब मुख्तलिफ रस्में हो रही थीं और सारा घर जगमगा रहा था, रोशनियों से सजा दिया गया था उस पूरे घर को, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन सुल्तान अहमद की बेटी फौजिया सुल्तान की शादी थी, और उसकी मां शमसा सुल्तान भी पूरे कार्ड ऐसे ऐसे अमीर लोगों में बांट चुकी थी। अब वो अपने पैसे का सही मानों में दिखावा करने जा रहे थे। आज बारात आनी थी, कल वलीमा था, वलीमा होना था। बारात का टाइम शाम का रखा गया था। उन्होंने बताया कि बारात तकरीबन रात को 8 बजे पहुंचेगी। इतनी बड़ी हवेली थी, इतना बड़ा घर था, वहीं पे ही सारा एहतमाम किया गया था। वो दुल्हन बनी बैठी जो इंतहा की खूबसूरत लड़की थी, और जब उसको तैयार कराया गया था पॉलर से, तो वो तो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि कोई देखे तो आंखें झपकना भूल जाए, ऐसी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ लड़कियां कजन वगैरह जो मुसलसल उसके साथ थीं, पता चला बारात आ गई है तो वो सारी भागती हुई नीचे की तरफ गईं। अब वो अपने कमरे में अकेली रह गई। उसी वक्त उसने अपने चेहरे को शीशे में देखने की कोशिश की कि वो दुल्हन बन के कैसी लग रही है, क्योंकि उसके बाद उसको लेकर नीचे जाते और नीचे फिर दूल्हा के साथ उसको बिठाया जाता, और वहीं पे निकाह की रस्म होती, निकाह पढ़ाया जाता दोनों का, और निकाह पढ़ाने के बाद दूल्हा दुल्हन को साथ बिठा दिया जाता और रुखसती होती। अब निकाह भी था और रुखसती भी थी। जब सारी चली गई, वो शीशे के सामने खड़ी हुई अपने वजूद को, अपने चेहरे को देखने के लिए कि वो दुल्हन बन के कैसी लग रही है, कि एकदम से उसको चक्कर आया और बेहोश होके नीचे गिर पड़ी। उधर दूल्हा आ गया, लड़कियां सारी दूल्हे को देख चुकी थी, बारात को आता ढोल ढमक्का जिस तरह होता है वो सारा देखने के लिए नीचे गए थे कि तभी शमसा सुल्तान ने लड़कियों से कहा, जाओ अब फौजिया को नीचे लेकर आओ। 2 कजन भागती हुई ऊपर गईं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आई। उन्होंने कुछ कान में आके कहा तो शमसा सुल्तान एकदम से परेशान हो गई। तेजी से वो ऊपर पहुंची, कमरे में जाकर देखती हैं कमरा खाली है। फौजिया कहां गई? एक बहुत बड़ा खौफनाक धमाका था उनके लिए कि क्या फौजिया भाग गई, उसका किसी और के साथ चक्कर था। वो परेशान होकर नीचे उतरी। उसने अपने शौहर को बुलाया और कहा, फौजिया कमरे में नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, कमरे में होगी, देखो कहीं नहीं जा सकती। उसको पूरे घर में ढूंढा गया, पूरे घर में फौजिया नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी खिड़की से वो नीचे कैसे उतर सकती है? यकीनन उसने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी थी, कोई रस्सा वगैरह बांध रखा था कि जब उतर गई तो रस्सा उतार लिया गया, कुछ तो ऐसा हुआ था। लेकिन किसी को भी नहीं पता चला था वो कैसे भाग गई, किसी ने भी नहीं देखा था। बाप तो गुस्से में पागल हो गया कि अब मेहमानों को क्या मुंह दिखाया जाए कि हमारी बेटी भाग गई है। दूल्हा आया बैठा है, मेहमान आए बैठे हैं, निकाह ख्वां आया बैठा है और दुल्हन गायब है। सुल्तान अहमद, शमसा सुल्तान और उनके बेटे के लिए तो मर मिटने का मकाम था।
लेकिन आखिरकार मेहमानों को बताना पड़ा और एक एक करके मेहमान तो चले गए। शादी नहीं हो सकती थी, दुल्हन भाग गई थी। लेकिन सुल्तान अहमद गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने एक बहुत बड़े पुलिस वाले को फोन किया जो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था, और उसे कहा, जहां ये दोनों मिले, मेरी बेटी और उसको भगा के ले जाने वाला, उन दोनों को गिरफ्तार नहीं करना, वहीं पे गोली मार देनी है। उनकी लाशें मेरे सामने आनी चाहिए। एक असर रसूख वाला बंदा था। यूं ऑर्डर चला गया कि जहां भी नजर आए फौजिया और उसका वो यार जो उसको भगा कर ले गया, दोनों को गोली मार दें। फौजिया जो बेहोश होकर गिरी थी, जब होश में आई तो देखा एक ऐसे कमरे में मौजूद है जो इतना लविश, इतना खूबसूरत, एक महल की तरह का बना हुआ कमरा है। उस कमरे को देखकर हैरान रह गई। होश में आ चुकी थी, वो दुल्हन बनी थी कि ये मैं कहां हूं, ये मैं अपने कमरे में तो नहीं हूं। वो उठ के दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे को खोलना चाहा तो दरवाजा बाहर से बंद था। वो वापस आके जमीन पे बैठ गई। वो बेड पे में भी नहीं बैठी, पहले वो बेड पे लेटी हुई थी, फिर वो जमीन पे बैठ गई। और जब थोड़ी देर के बाद कोई अंदर दाखिल हुआ तो कोई और नहीं, वो मरवान था। उसने मरवान को देखते हुए कहा, मरवान, तुम यहां क्या कर रहे हो और मैं यहां क्यों हूं? फौजिया, मैं तुम्हें लेकर आया हूं। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लेता तुम किसी और की हो जाओ। तुम्हारी शादी होने लगी थी, जब तुमने उस दिन मुझे बताया तुम्हारी शादी होने लगी है, मैं तो मरने वाला हो गया था। मैं कैसे तुम्हारी शादी होने देता? नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए जान ले भी सकता हूं, जान दे भी सकता हूं। तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दे सकता। वो चीखती रही कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे बाप का गुस्से से क्या हाल होगा, मेरी मां किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी, मेरा भाई तो गुस्से में पागल हो गया होगा। तुमने क्या कर दिया है ये? वो उसकी मिन्नतें तरले करता रहा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुसलसल 2 दिन तक वो उसके मिन्नतें तरले करता रहा, उसको खाना खिलाने की कोशिश करता रहा। तीसरा दिन आ गया, उसने खाना नहीं खाया और कमजोरी से उसको नकाहत होने लगी, उसको चक्कर आने लगे और वो समझ गई कि अब खाना ना खाया तो मर जाएगी। तो वो बोला, फौजिया, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज खाना खा लो। और उसको लगा कि अब जिंदा तो रहना है, खाना ना खाया मैं तो मर जाऊंगी। उसने रोटी तोड़ी, खाना तोड़ा और उसको खिलाने लगा तो उसने हाथ उसका पीछे कर दिया और खुद से जहर मार के थोड़ा सा खाना खा लिया। अब उससे बोलती नहीं थी, शदीद गुस्से में थी। मरवान जो भी आके बातें करता, कुछ भी कहता, पुरानी बात करता, वो चुप रहती, बस थोड़ा सा जहर मारकर पानी पी लेती और खाना खा लेती, लेकिन उससे कोई बात करने को तैयार नहीं थी। करते करते 1 महीना गुजर गया। 1 महीने में उसको एहसास हुआ वो जा तो नहीं सकती, मरवान उसको ले आया है, मैं इस घर को तो देखूं। अब मरवान ने उसे कहा था कि घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए बनवाया गया है, तुम इस घर को देख सकती हो। उसको कई दफा कह चुका था। 1 महीने बाद वो उठी और उसने उस घर का जब विजिट किया तो ये बिल्कुल वही घर था जो उसको एक मरवान ने गिफ्ट दिया था। शीशे के अंदर बना हुआ मार्बल का एक हवेली नुमा इंतहाई खूबसूरत सा घर, वैसा ही एक महल बनाया गया था उसके लिए। हर कमरे के अंदर जब वो घूम रही थी, उस कमरे के अंदर इतने बड़े बड़े फानूस, इतनी ऊंची ऊंची छतें, इंतहाई महंगे पर्दे, जिन पर्दों में सोने की तारें डाली गई थीं, नीचे कालीन इतनी कमाल किस्म के बिछे हुए थे। वो उस महल को देखती तो उसकी आंखें खुली रह जाती। ऐसा महल तो उसने जिंदगी में सोचा भी नहीं था। क्या कोई उससे इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए उसने ऐसा हसीन और जमील महल तैयार करवाया है। अब वो उस महल के हर हिस्से में जा सकती थी, सिवाय उसके महल में और कोई भी नहीं था। और वहीं पे मरवान ने उसको बताया, ये महल मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार करवाया है। अब वो इस महल में फिर थी। मरवान उससे कह चुका था, तुम बाहर जाना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बाहर ना जाना, बाहर घना जंगल है और उस घने जंगल में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यहां पे काफी जंगली जानवर भी हैं। तुम एक ऐसे घने जंगल में हो, एक ऐसे हिस्से में हो जहां पे कोई इंसान नहीं सिवाय जानवरों के, इसलिए बेहतर है बाहर ना जाना। मुझे पता है तुम मुझसे खफा हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, मुझसे बात ना करो, लेकिन मैं अपने आप से तुम्हें दूर नहीं कर सकता।
मुझे वाकई अच्छा नहीं लगा तुम्हें बारात वाले दिन वहां से उठा कर ले आना, बेहोश करके ले आना, लेकिन मैं क्या करता, मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैं ऐसा ना करता, मैं मर जाता, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा था, इतना प्यार करने लगा था। मैं तो पहली दफा तुम्हें जब उस दरख्त पे देखा था, उस दरख्त पे मैं नहीं रहता था, उस दरख्त में मैं किसी से मिलने के लिए आया था। और तुम उस दरख्त पे उस दिन जब तुम आई, मैं ऊपर था और मैंने तुम्हें देख लिया था, और उसी लम्हे तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक आ गया था। और उसके बाद मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता, तुम्हें महसूस भी होता था। तुम्हारे कमरे को मैं ही सेट करके रखता। मैंने तो अपने आप को तुम्हारा मुलाजिम समझ लिया था। हां, मैं उसी दिन से तुम्हारा गुलाम हो गया था, तुम्हारी गुलामी करने लगा था। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे घर से तुम्हें उठा के ले आया, लेकिन मेरे बस में नहीं था। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती, यकीन मानो मैं अपने आप को मार देता। उसके बाद वो कमरे से चला गया। वो उसके लिए बेइंतहा लजीज किस्म के अनवा मुख्तलिफ किस्मों के खाने लाकर रखता। शुरू शुरू में तो उसने पेट भरने के लिए थोड़ा सा खा लिया था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता, इंसान है, नॉर्मल होता जाता है। उसका कभी दोस्त भी तो रहा था, वो खाने खाती तो हैरान रह जाती, इतने लजीज मजेदार अनवा अकसाम के खाने उसने पहले नहीं खाए थे। उसको खाने खा के मजा आता। उस महल में फिरते हुए अपने आप को वो एक रानी शहजादी महसूस करती। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो बाहर निकल के भी तो देखे। उसने दरवाजा खोला तो वो सही कह के गया था, बाहर का दरवाजा खुला था। वो बाहर निकल आई, दरख्त ही दरख्त थे। ये शाम का टाइम था, एक घना जंगल। लेकिन इस घर, जहां पे ये महल टाइप घर बनाया गया था, उसको दरख्तों के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे बनाया गया था। इस घर के मेन दरवाजे से निकल के कोई तकरीबन आप 30-40 कदम चल के जाते तो फिर जंगल शुरू होता। वो चलती हुई जंगल में दाखिल हो गई। उसको लगा कि मुझे जंगल को देखना चाहिए। वो इस तरह चलती चलती काफी आगे चली गई कि एकदम से उसको महसूस हुआ कि कोई गुर्राहट सुनी है उसने। वो एक जानवर की गुर्राहट थी, और जैसे ही उसने गुर्राहट को सुना तो उसने पीछे मुड़ के देखा। थोड़े ही फासले पे एक खूंखार भेड़िया खड़ा था, बहुत बड़ा भेड़िया, और उसका चेहरा बताता था कि वो हमला करने के लिए तैयार है। वो अपना मुंह इस तरह खोल के गुर्रा रहा था कि किसी भी लम्हे वो हमला कर सकता था। उसने जैसे ही देखा वो भागना शुरू हो गई। भागते भागते उसको ऐसा लगा कि वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था, वो भेड़िया, कि उसको काटने ही वाला था, पकड़ने ही वाला था, कि उसने एकदम से महसूस किया कि पीछे कोई ऐसे दौड़ता हुआ आया है जैसे कोई आंधी आती है, तूफान आता है, पत्ते उड़ना शुरू हो गए। शाह की एक आवाज आई, जैसे कोई इतनी तेजी से आया हो कि पूरे दरख्तों को उसने हिला दिया हो। उसके आने से एक जलजला सा आ गया हो, और उसने देखा कि शाह करके जो आके रुका था वो मरवान था। वो भेड़िए के आगे ना सिर्फ आके खड़ा हुआ, बस बल्कि उसने भेड़िए को उठा के जोर से पटक के मार दिया। और फौजिया से बोला, मैंने आपसे कहा था घना जंगल है, यहां जानवर है, आप बाहर मत निकलिएगा, लेकिन आपने फिर भी जिद की और आप बाहर आ गई। मैंने दरवाजा इसलिए खोला था कि आप बाहर जा सकें, लेकिन घने जंगल में नहीं। प्लीज अब आप बाहर मत जाइएगा। वो उसको लेकर उस महल नुमा हवेली में आ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मरवान के साथ बातें भी करना शुरू हो गई थी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन अच्छे मूड में था मरवान, और उसने मरवान से कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? उसने कहा, बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई फरमाइश करूं तो क्या मेरी फरमाइश को पूरा करोगे? हां, मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगा। उसने कहा, मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे घर वापस जाना है। मेरी मां मेरी राह तकती होगी, मेरा भाई, मेरा बाप, उनका माशरे में तो नाक कट गई होगी, उनका तो माशरे में कैसा बुरा हाल हो गया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। प्लीज मुझे वापस जाने दो। मरवान बोला, फौजिया, मैंने आपसे कहा था ना, जो मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा, ये मेरे बस में नहीं है। तुम मुझसे दूर हो, मेरी जान निकलना शुरू हो जाती है। हां, मैं मर जाऊं, तुम खुद ब खुद वहां पहुंच जाओगी। और वो उठकर चला गया, जैसे शर्मिंदा होकर गया हो कि मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता।
कुछ दिनों बाद वो दोनों इसी तरह चलते हुए बाहर जा रहे थे, क्योंकि उसने कहा था आज मुझे जंगल में जाना है। तो वो बोला चलो मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूं। वो उसको लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। वो आगे आगे चल रही थी, वो पीछे पीछे हिफाजत करता हुआ आ रहा था कि एकदम से उसको महसूस हुआ कि कोई इंतहाई खौफनाक बुरे चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, वो उसको देख के डर गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सामने खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं, वो खौफनाक भयानक रूप अपनाए हुए था, और वो था बाहा, मरवान का वो बड़ा भाई जो ले पालक था, जिसको उसके मां बाप ने पाला था। और वो मरवान को देखकर बोला, मैं तो कब से तेरी तलाश में था कि तू रास्ते से हटे और तेरी जगह मैं सरदार का बेटा बन के सरदार बन सकूं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने कई दफा कोशिश की, लेकिन तुझे मारने की, तू बच गया। लेकिन मैंने तेरा यह राज पकड़ लिया कि तू एक इंसान जादी से प्यार करने लगा है, और मैं इंतजार में था तू उस इंसान जादी को उठा कर ला और मैं तेरा बंदोबस्त कर सकूं। ये देख, अब ये मेरे हाथ में है। उसके गरम गरम हाथ फौजिया को पकड़े हुए थे, वो मचल रही थी और उसके हाथ जल रहे थे, ऐसे गरम उसके हाथ थे। और वो उससे बोला, तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखिए मेरे काबू में है, मैं इसको मार डालूंगा। और मैं जानता हूं तू इससे इतना प्यार कर सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तूने तो मेरा काम खुद ब खुद कर दिया। तू इस लड़की के इश्क में इतना पागल हो गया है, तो इसके लिए तू जान देने को भी तैयार है। तो सुन, तुझे यह लड़की प्यारी है ना, तू इससे प्यार करता है ना, तो फिर मेरे ऊपर हमला ना करना। अगर तूने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, उतनी ताकत मैं भी रखता हूं जितनी तू रखता है। तू सरदार का बेटा है, तो तुझसे बड़ा मैं हूं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं इसको मार डालूंगा। वहीं खड़ा सामने मरवान बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। तू मुझे मारना चाहता है ना, मुझे मार दे, लेकिन एक शर्त पे, तुझे मेरे साथ वादा करना होगा। मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं, इसको आंच भी नहीं आएगी। अगर तूने इसको हल्की सी भी आंच पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू यही चाहता था, बचपन से ही मुझे मारना चाहता था, और बचपन से ही तेरी ख्वाहिश थी कि तू मुझे मारे और तू ही बादशाह बन सके, तो सुन, मैं इससे इतना प्यार करता हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको आंच ना पहुंचे, मार दे मुझे। और वो समझ गया कि वो रास्ते से खुद ही हटने को तैयार है। वहीं पे उसने एक हाथ से फौजिया को पकड़ा और एक हाथ ऐसे हवा में हराया, तो एक बहुत बड़ा तीर सा उसके हाथ में आ गया, खंजर टाइप सा, लंबा सा जिस तरह होता है। उसने वहीं से मारा और जोरदार तरीके से फेंका। वो सीधा उसके पेट में लगा और वो कराहता हुआ नीचे गिर गया। और वो कहका लगाते हुए बोला, इस लड़की की मोहब्बत ने देखो आज इसको मुझसे हरा दिया। मैं इसको कभी ना हरा सकता, लेकिन इसकी मोहब्बत में ये खुद ही मरने को तैयार हो गया है, पागल। उसने फिर से एक हाथ में ऐसे आग का गोला बनाया, और जैसे ही वो गोला फेंकने वाला था तो एकदम से ऐसे लगा जैसे वहां पे जलजला आ गया। वो धरती हिलने लगी, पूरे दरख्त और हर चीज ऐसे हिलनी शुरू हो गई कि ऐसे लगता था कि कयामत आने वाली है। और वहीं पे एक बहुत बड़ा शख्स, जिसने एक इंसान का रूप धार रखा था और उसका नाम था लुकमान नवाफ, उसने वहीं से खड़े हुए अपने हाथ, जो उसका बहुत बड़ा हाथ था, उसने जोर से हाथ मारा और उसको सर से पकड़ के बाहा को इतनी जोर से जमीन में पटका कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इतनी जोर से पटका, उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, और बोला, तू मारेगा मेरे बेटे को? तो उसी वक्त वो जमीन पे गिरा हुआ कराहता हुआ, जिसको तीर लगा हुआ था, वो बोला, मरवान, बाबा आपको कैसे पता चला, आप कैसे आए? उसने कहा, मैं तुम्हारा बाप नहीं, मैं सरदार भी हूं, मेरे पास ताकत भी है। तुम क्या समझते हो, तुम हमारी आंखों से ओझल हो? नहीं बेटा, तुम हर वक्त हमारी आंखों में हो। बस मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई कि तुझे उसने नुकसान पहुंचा दिया। बाप ने अपना हाथ ऐसे किया, कुछ पड़ा और उसका तीर आराम से निकाल दिया। उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया, जो अभी तक जख्मी था। और तभी बाप ने कहा,
हमारी बहू है। हम जान चुके हैं कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो, तो हम इसको अपनी बहू कबूल करते हैं। चलो बहू को लेके घर चलो। उसने बाप से कहा, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, मैं आता हूं, आप चलिए मैं आता हूं। बाप ने कहा ठीक है। बाप वहां से रवाना हो गया। वो सीधा फौजिया के पास आया और उसे बोला, तुमने मुझसे कहा था ना, प्लीज मेरे घर मुझे पहुंचा दो, आ जाओ। उसने उसे उसका हाथ थामा और उसको सीधा उसके घर के दरवाजे पे ला खड़ा किया कि जाओ, आज के बाद तुम आजाद हो। घर आना चाहती थी ना, घर जाओ, मेरी जरूरत पड़े मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। वो घर में दाखिल हुई तो उसकी वालदा और वालिद लॉन में ही बैठे थे और भाई भी उनका उस दिन शायद लॉन में ही बैठा था। उन्होंने जैसे ही फौजिया को देखा तो वो तीनों गुस्से से इस तरह खड़े हो गए कि उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी बंदूक उठाए उनको गोली मार दें। भाई ने कहा, अभी बंदूक लाओ मेरी, मैं इसको गोली मारूंगा। वो गिड़गिड़ाई, वो रोई मां बाप के आगे कि मेरी सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले, लेकिन ना मां सुनने को तैयार थी ना बाप। और भाई तो ऐसा दीवाना हो रहा था कि बाप को मुलाजमों को आवाज देनी पड़ी कि इधर आओ, इसको कंट्रोल करो वरना इसको ये अभी गोली मार देगा। इसको तुम क्यों गोली मारोगे, मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूं, वो इसको गोली मारेगी, घबराओ न। उन्होंने मुलाजमों से कह के बेटे को पकड़वा दिया कि इसको कंट्रोल करना, वरना बेटा इतना जज्बाती था कि बहन को गोली मारने को तैयार था। बाप समझदार था कि गोली तो मैं मरवा ही दूंगा, तो बेटा क्यों मारे। उसने मुलाजमों से कहा, जाओ पकड़ो इसको और सामने उस कमरे में बंद कर दो और ताला लगाकर चाबी मेरे हवाले कर दो। इसकी मौत का वक्त आ गया है, मेरा बेटा अपने हाथों से इसको नहीं मारेगा, मैं इसको मरवाऊंगा। और जो इसको मारेंगे इस तरह तड़पा तड़पा के मारेंगे, इसने हमारी नाक मट्टी में मिला दी है, इसने हमारी इज्जत खराब की है। जो इसको लेकर गया था भगा के, उसको भी मारेंगे। वो चीखती रही, बाबा मेरी बात तो सुन ले, मामा मेरी एक दफा बात तो सुन ले। किसी ने उसकी बात सुनने की भी कोशिश न की। उसको जाके मुलाजमों ने पकड़ के उस कमरे में, ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां से निकलने का नामो निशान भी नहीं था। उन्होंने बड़ा सा ताला लगाया जिसको तोड़ना भी नामुमकिन था और चाबी सुल्तान साहब को दे दी। वो अंदर रोती रही और सुल्तान साहब फोन करने में लग गए बंदोबस्त करने के लिए कि आएं इसको ले जाएं और तड़पा तड़पा के इसको मारें, और उसके उस यार को भी जो इसको यहां से लेकर गया था। वहीं उस कमरे की एक खिड़की जिससे वो चीख रही थी, वहां पे उसको कानों में एक आवाज सुनाई दी, उसी खाला की जिसने उसे पाला था, खाला रजिया की। खाला, उसने कहा मेरी किसी ने बात तक भी नहीं सुनी, मेरी बात तो सुन लेते। खाला ने कहा रुको मैं आती हूं। और तभी रोते रोते उसने आवाज दी, मरवान कहां हो तुम, मरवान कहां हो तुम। और उसी वक्त उसके सामने मरवान खड़ा था और मरवान ने कहा, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। तुमने अपने मां बाप को देख लिया, अपनी अना की खातिर वो तुम्हें कत्ल करवाने जा रहे हैं। तुम्हारा बाप फैसला कर चुका है, आर्डर दे चुका है। अभी कुछ ही देर बाद वो आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे और तुमसे पूछेंगे, तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। मैं हाजिर हूं। वो बोली, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से ले चलो। और उसी वक्त खिड़की में खड़ी खाला रजिया बोली, किससे बात कर रही है, कौन है कमरे में। तो उसने कहा, मरवान खाला के सामने आओ। तो मरवान उसी वक्त जो इंसानी रूप में था, एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था, उसी वक्त वहीं पे खड़ा खड़ा मुड़ा इस अंदाज में कि खाला ने भी मरवान को देख लिया और वो एकदम से चौंक पड़ी कि ये सामने से कौन आया है। वो भी चौंक गई, ये कौन है। तो वो बोली, खाला आप सुन लो, इससे पहले कि मैं यहां से जाऊं। उसने सारी कहानी खाला को सुना दी कि ये जिन ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़े सरदार का, कबीले के सरदार का बेटा है। मेरी मोहब्बत में ऐसा आशिक हुआ, ऐसा दीवाना हुआ, यही मुझे ले गया था और ये मेरी खातिर अभी जान भी देने लगा था। ये इतना मुझसे प्यार करता है और मेरे प्यारे जिनके लिए मैं आई, इस इतने ज्यादा प्यार करने वाले बंदे को छोड़ के, कि जो मुझसे इतना प्यार करता है उसको छोड़कर आ गई अपने माँ बाप के लिए। और मेरे माँ बाप अपनी अना की भेंट मेरी सुनने तक को तैयार नहीं और मुझे मरवाने लगे हैं। तो मैंने ही इसे बुलाया है और मैंने ही इसे कहा है कि आपके सामने आए,
जब आप खिड़की के पास आई और आपने पूछा किससे बात कर रही हैं, तो यही खड़ा था, मैं इसी से बात कर रही थी। और आपको याद आ गया होगा, अक्सर आप कमरे में आती थी और मुझसे पूछती थी किससे बात कर रही थी। मैं मरवान से ही बात कर रही होती थी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज इसने मुझे यकीन दिला दिया है कि जितना मुझसे ये प्यार करता है, इतना कोई मुझसे प्यार कर ही नहीं सकता। जो मेरे लिए जान दे सकता है कि मुझे कुछ ना हो, उसकी बेशक जान चली जाए, तो इससे सोचिए ऐसा प्यार करने वाला मुझे कहां मिलेगा खाला। तो खाला ने कहा, हाँ बेटी सही कहती है, जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, चली जा इसके साथ। और वहीं पे खाला ने अपनी आंखों से देखा, वो दोनों वहां से गायब हो गए। कहां गए, क्या हुआ, आगे तो किसी को कुछ ना पता चला। लेकिन बाप ने जब दरवाजा खोला, कुछ लोग आ गए थे उसको लेने के लिए। जब उस ताले को खोला गया, जिसको कोई और खोल ही नहीं सकता था, अंदर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। हैरान थे, खिड़की भी ऐसी नहीं थी, बाहर निकलने का तो रास्ता ही नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो हैरान था सुल्तान अहमद कि ये क्या हुआ है। वो लोग तो वापस चले गए क्योंकि वो कमरे में नहीं थी और ताले की चाबी भी उनके पास थी, कोई खोल भी नहीं सकता था। और बाहर वो खुद मौजूद थे, जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो कमरा ही ऐसा था जिसपे उनको था यहां से वो नहीं निकल सकेगी। लेकिन वो चली गई थी। कुछ दिनों तक तो उनका गुस्सा ठंडा होते होते, जब गुस्सा ठंडा हो गया तो वो सवाल अपनी जगह पे कायम था, वो गई कहां। तो खाला रजिया एक दिन सामने आ गई कि मैं बताती हूं वो कहां गई है, आप उसकी सुन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। और उसने वो सारी बात जो वो कमरे में खाला ने महसूस की थी, वो बातें करती थी कि आपके पास तो टाइम नहीं था, वो अकेली होती थी। फिर वो उसका दोस्त बन गया, वो जिन ज्यादा था और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैंने ना देखा होता तो मैं भी यकीन ना करती, वो मेरे सामने आ गया, उसने उसे कहा। और उन दोनों ने ही मुझे अपने प्यार की सच्ची कहानी सुनाई है। आप तो उनको मरवाने का हुक्म जारी कर चुके थे, या तो वो मर जाती या कम से कम उसी प्यार करने वाले के पास चली जाती जिसने उसके लिए महल बनवाया था, जिसने अपने खानदान वालों से पंगा ले लिया, जिसने अपनी जान देने की कोशिश की, और वो भी एक बहुत बड़े सरदार का बेटा जिनजादा, वो उसको ले गया है। और आपके सवाल का जवाब यह है, वो कमरे में से कैसे गायब हो गई। उस कमरे में से वो गायब हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जिस कमरे के अंदर जितना बड़ा ताला आपने लगाया था, उसकी चाबी आपके पास थी और आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता। और बाहर निकलने का रास्ता भी वही था जहां पे आप मुस्तकिल मौजूद रहे हैं। और यहीं तो सुल्तान अहमद परेशान था कि अगर वो बाहर भी निकली, रास्ते में तो मैं था, वो कैसे बाहर जा सकती है। तो उसने बताया वो जिनजादा उसको ले गया है। वो कहां ले गया, उसके बाद क्या हुआ, आगे तो कहानी का किसी को ना पता चल सका। लेकिन ये कहानी जो खाला रजिया के पास थी, वो उस मुलाजमत को छोड़ गई दुखी होकर, और उसने अपने घर वालों को, अपने खानदान वालों को, सबको ये कहानी सुना दी। वो बहुत रोती थी उस बच्ची को याद करके, क्योंकि उन्होंने उसको मां की तरह पाला था। और जब आप किसी को ऐसी कहानी बता देते हैं, फिर वो छुपती कहां है, वो फिर कहानी फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि शहर का नाम और मुल्क का नाम ना बताइएगा। ऐसी मोहब्बत की सच्ची दास्तानें आज भी कई जगहों पे मौजूद हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।